आज की कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो पिछले 17 साल से लगातार चल रही है। इसमें इंसानों के जिंदा रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थीं, बिजली, पानी, खाना और एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर दुनिया। ये ट्रेन एक चलते फिरते शहर की तरह थी, जिसमें हर चीज का एक अपना नियम था। स्नोपियर्सर में लोगों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे आगे फर्स्ट क्लास में वो लोग रहते थे जिन्होंने मोटी रकम देकर टिकट खरीदा था। बीच के कंपार्टमेंट्स में इकोनॉमी क्लास के लोग रहते थे। उनकी जिंदगी फर्स्ट क्लास जैसी शानदार नहीं थी, पर फिर भी ये लोग ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। उनके पास खाना था, साफ पानी था और कुछ बुनियादी सुविधाएं थीं जिससे वो नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजार पाते थे। लेकिन ट्रेन के बिल्कुल पीछे टेल सेक्शन में रहते थे सबसे गरीब लोग। ये वो लोग थे जिनको बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ने दिया गया था। इनका हाल बेहद बुरा था। न अच्छा खाना, न पानी, न रोशनी, सिर्फ अंधेरा, गंदी बदबू और एक अजीब सा प्रोटीन बार जिसे खाकर ये 17 साल तक जिंदा थे। उनकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। टेल सेक्शन के लोगों को बाहर का नजारा तक देखने नहीं दिया जाता था। स्नोपियर्सर कभी नहीं रुकती थी और पूरी धरती का एक चक्कर पूरा करने में इसे 1 साल लगता था। जब भी ट्रेन एकटेरिना ब्रिज से गुजरती थी, उसे एक नया साल माना जाता था। टेल सेक्शन के लोग सिर्फ इस मोमेंट का इंतजार करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में बस इतना ही एक पल होता था जो बाकी सालों से अलग लगता था। साल 2031 आ चुका था। इसी साल 2 गार्ड्स टेल सेक्शन में आए और उन्होंने एक वायलिन बजाने वाले आदमी की मांग की। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला कि वो और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजा सकते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक आदमी चाहिए था। जब उस आदमी ने अपनी पत्नी को छोड़कर जाने से इनकार किया, तो गार्ड्स ने उसकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया और उस आदमी को जबरदस्ती ले गए। ये देखकर टेल सेक्शन के लोगों का गुस्सा फट पड़ा और उनके अंदर बगावत की आग फिर से भड़क उठी। इसी बीच कर्टिस एवरेट और उसका दोस्त एडगर प्रोटीन बार्स में छुपे हुए मैसेज ढूंढ रहे थे। ये छोटे कैप्सूल्स पीछे के लोगों के लिए उम्मीद का आखिरी जरिया थे। तानिया नाम की एक औरत ने कर्टिस को बताया कि उस मैसेज का कैप्सूल उसके बेटे के प्रोटीन बार में छुपा हुआ है। कर्टिस ने बार तोड़कर मैसेज निकाला, जिसमें उनके लिए आगे बढ़ने की एक और हिंट मिली। कर्टिस ने वो मैसेज गिलियम को दिखाया। गिलियम टेल सेक्शन का सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी था। वो कर्टिस को अपना लीडर मानता था, चाहे कर्टिस खुद को लीडर नहीं मानता था। इस बार मैसेज में एक नाम लिखा था, नामगूंग। ये वही आदमी था जिसने ट्रेन का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया था। फिलहाल वो जेल सेक्शन में बंद था और टेल सेक्शन के लोगों का प्लान था कि उसे आजाद करके आगे के सारे दरवाजे उसकी मदद से खोले जाएं। उनका प्लान सीधा था, नामगूंग उनके साथ होगा तो वो इंजन सेक्शन तक पहुंच सकते थे, और अगर इंजन पर उनका कब्जा हो जाता तो पूरी ट्रेन उनके कंट्रोल में होती। यही उनकी जिंदगी बदलने का इकलौता मौका था। टेल सेक्शन के लोग पहले 2 विद्रोहों में फेल हो चुके थे, इसलिए ये तीसरी कोशिश उनके लिए सब कुछ थी। कर्टिस भी अंदर से तैयार था, लेकिन अपने अतीत की वजह से वो अपने आप को लीडर मानने से हिचकिचाता था। उस रात गार्ड्स और ट्रेन की सीईओ मैसन टेल सेक्शन में फिर से आई। इस बार वो बच्चों की मांग लेकर आई थी। गार्ड्स ने बच्चों की हाइट नापना शुरू की। तानिया अपने बेटे टिम्मी को छुपाने की कोशिश कर रही थी और एंड्रू अपने बेटे एंडी को, लेकिन गार्ड्स ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। गुस्से में एंड्रू ने मेसन के सिर पर जूता फेंका। मेसन बच्चों को लेकर चल दी, लेकिन कुछ देर बाद वापस आई और उसने वो जूता उठाकर टेल सेक्शन के लोगों को नीचा दिखाया। मेसन ने कहना शुरू किया कि जैसे जूता हमेशा पैर में रहता है और सर हमेशा ऊपर होता है, वैसे ही तुम टेल सेक्शन वाले लोग नीचे वाले लोग हो और हमेशा नीचे ही रहना चाहिए। ये सुनकर टेल सेक्शन में सबका खून खौल उठा। मेसन ने एंड्रू को सजा देने का फैसला किया। उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि एंड्रू का हाथ ट्रेन के बाहर रखो। बाहर की ठंड सिर्फ 7 मिनट में हाथ को बर्फ का टुकड़ा बना देती। 7 मिनट बाद उसका हाथ तोड़ दिया गया। ये देखकर टेल सेक्शन के लोगों के गुस्से की आग और तेज हो गई। कर्टिस को एक बात पर शक था। उसे लगता था कि गार्ड्स की गन्स में गोलियां नहीं हैं। पिछली बगावतों में सारी बुलेट्स खत्म हो चुकी थीं और ट्रेन में नए गोली बनाने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए कर्टिस को पूरा यकीन था कि गार्ड्स सिर्फ दिखावा करते हैं। उसने अपने शक को परखने का फैसला किया। वो एक गार्ड के सामने गया, उसकी गन अपने सिर पर रखी और ट्रिगर दबाने को बोला। जैसे कर्टिस ने सोचा था, गन खाली थी। ये देखकर टेल सेक्शन के लोगों का हौसला आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने गार्ड्स पर हमला कर दिया और उन्हें मात देकर जेल सेक्शन तक पहुंच गए। जेल सेक्शन में उन्होंने नामगूंग और उसकी बेटी योना को आजाद किया। दोनों क्रोनोल नाम के ड्रग के आदी थे और स्लीप चैम्बर्स में बंद थे। नामगूंग ने कर्टिस से एक डील की। हर दरवाजा खोलने के बदले उसे 2 क्रोनोल ड्रग चाहिए। कर्टिस ने मजबूरी में ये शर्त मान ली। योना में एक अजीब सी क्षमता थी। वो दरवाजों के पीछे क्या है पहले से महसूस कर लेती थी। जैसे ही लोग अगले सेक्शन में आए, उनके सामने खिड़कियां आईं। 17 साल बाद टेल सेक्शन के लोगों ने पहली बार धूप देखी। बाहर हर तरफ बर्फ थी और धरती अभी तक एक सफेद कब्र के जैसे लग रही थी। गिलियम ये देखकर उदास हो गया, क्योंकि इतने साल बाद भी धरती पिघलने का नाम तक नहीं ले रही थी। अगले कंपार्टमेंट में वो जगह थी जहां प्रोटीन बार्स बनते थे। कर्टिस ने मशीन के अंदर झांका। प्रोटीन बार्स कॉकरोच को पीस कर बनाए जाते थे। ये पागल कर देने वाला सच था, लेकिन कर्टिस ने इसे छुपा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग ये जानकर टूट जाएं। कर्टिस को एक और मैसेज मिला, जिसमें सिर्फ एक शब्द था,
वाटर। इसका मतलब था कि अब उन्हें ट्रेन के वाटर सप्लाई वाले सेक्शन पर कब्जा करना होगा। वाटर सप्लाई ट्रेन का सबसे जरूरी हिस्सा था। अगर वो वाटर सेक्शन को कंट्रोल कर लेते तो उनकी बात फर्स्ट क्लास वाले लोग मना कर नहीं सकते थे। पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए ये स्टेप बगावत का सबसे पावरफुल मोड होता। लेकिन काम आसान नहीं था। जैसे ही नामगुंग अगला दरवाजा खोलने जा रहा था, योना ने डेंजर महसूस किया। उसने कहा कि पीछे कुछ गड़बड़ है। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने बहुत सारे हेवीली आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। ये एक जाल था। गार्ड्स ने तुरंत उन पर हमला कर दिया और वहां पर एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान ट्रेन एकटेरिना ब्रिज के पास पहुंच रही थी, जिसे हर साल ट्रेन के एक और चक्कर पूरा होने का निशान माना जाता था। गार्ड्स हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगे, लेकिन तभी ट्रैक पर एक विशाल बर्फ का पहाड़ आ गया, जिससे ट्रेन जोर से हिलने लगी और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इसी वक्त योना ने खिड़की के बाहर खाई में एक प्लेन का मलबा देख लिया। पिछले साल ये मलबा ज्यादा बर्फ में दबा हुआ था, लेकिन इस साल ये ज्यादा साफ दिख रहा था। इसका मतलब था कि धरती की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। ये एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन उस वक्त बगावत करने वालों के सामने सिर्फ जिंदा रहने का सवाल था। तभी मिनिस्टर मेसन वहां पहुंची। उसने विद्रोही लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की और बोला कि उन्हें विल्फर्ड का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने उन्हें ट्रेन में जिंदा रहने का मौका दिया। उसने कहा कि टेल सेक्शन वाले लोग अपनी औकात भूल गए हैं और उन्होंने ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मेसन ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि टेल सेक्शन के 24% लोगों को मार दिया जाए, ताकि ट्रेन की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। ट्रेन अब एक लंबी टनल में घुसने वाली थी। गार्ड्स ने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए और अंधेरे में विद्रोही लोगों पर अटैक कर दिया। कर्टिस ने अपने लोगों को मशालें जलाने को कहा। मशालों की रोशनी से टेल सेक्शन के लोगों को लड़ने का मौका मिला और दोनों तरफ से खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के बीच एक विद्रोही ने मेसन के एक कमांडर को पकड़ लिया, लेकिन मेसन ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने अपने कमांडर को कुर्बान कर दिया। ये देखकर सबको पता चल गया कि मेसन के लिए सिर्फ पावर ही सब कुछ थी। इसी लड़ाई के दौरान एक गार्ड ने एडगर को पकड़ लिया और कर्टिस को धमकी दी कि अगर उसने रुका नहीं तो वो एडगर को मार डालेगा। कर्टिस मेसन को पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ चुका था। एडगर उसका सबसे करीबी दोस्त था, पर कर्टिस को बगावत के लिए मेसन को पकड़ना जरूरी था। कर्टिस के रुकने से पहले ही गार्ड ने एडगर को मार डाला। कर्टिस की आंखों के सामने उसका दोस्त गिरा और मर गया। आखिरकार कर्टिस ने मेसन को पकड़ लिया और उसे कैदी बना लिया। मेसन के रुकने का ऑर्डर देते ही गार्ड्स की फायरिंग रुक गई। मेसन अब उनके कब्जे में थी और कर्टिस इसे एक मौके की तरह देख रहा था। पूछताछ में मेसन ने बताया कि टिमी और एंडी दोनों बच्चे फ्रंट के कंपार्टमेंट्स में ले जाए गए हैं। मेसन ने कहा कि विल्फर्ड को बच्चे पसंद हैं, इसलिए उन्हें वहां रखा गया है। उसने ये भी बताया कि पानी की सप्लाई इंजन सेक्शन से आती है, जहां बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जाता है। मतलब वाटर सेक्शन पर कब्जा करने का उनका प्लान गलत था। असली कंट्रोल तो इंजन में ही था। अपनी जान बचाने के लिए मेसन ने कर्टिस को विल्फर्ड तक ले जाने का वादा किया। कर्टिस, नामगुंग, योना, तान्या और कुछ साथी मेसन के साथ आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वो कंपार्टमेंट्स के बीच से गुजरे, उनके सामने एक नई दुनिया खुलती गई। फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट्स देखकर टेल सेक्शन वाले लोग हैरान रह गए। यहाँ पर हरा भरा बगीचा था, जिसमें ताजे फल और सब्जियां उगाई जाती थीं। अगले कंपार्टमेंट में एक बड़ा एक्वेरियम था, जिसमें अलग अलग तरह की मछलियां तैर रही थीं। यहाँ तक कि एक पूरा सुशी बार भी था। टेल सेक्शन के लोगों ने पहली बार सुशी खाई और उनके लिए ये सपने जैसा पल था। कर्टिस ने इस दौरान मेसन को प्रोटीन बार खाने पर मजबूर किया, जो कॉकरोच से बनता था। मेसन ने नाक भौं से कोड़े, लेकिन कर्टिस के दबाव में उसे वो घिन्न आने वाला बार खाना पड़ा। ये कर्टिस का छोटा सा बदला था। अगले कंपार्टमेंट में एक स्कूल था, जहाँ फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन ये स्कूल साधारण नहीं था। यहाँ बच्चों का दिमाग धोया जाता था। उन्हें लगातार सिखाया जाता था कि विल्फर्ड उनका रक्षक है, एक देवता जैसा आदमी जिसने इंसानियत को बचाया। उन्हें बताया जाता था कि टेल सेक्शन वाले लोग गंदे, निकम्मे और बेकार हैं। तान्या ने स्कूल में अपने बेटे टिमी की तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या किसी ने उसे देखा है। एक बच्चे ने बताया कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में कुछ बच्चे लेकर जाए गए हैं। स्कूल के बाहर खिड़कियों से उन जगहों का नजारा दिखाया जाता था, जहाँ पिछली विद्रोहों में कुछ लोग ट्रेन से कूद गए थे। अंदर की ठंड से वो लोग फौरन जमकर मर गए थे। टीचर बच्चों को उनकी लाशें दिखाकर कहती थी कि ट्रेन ही उनका घर है, अगर इंजन रुक गया तो सब लोग मर जाएंगे। ये उन्हें डराने का तरीका था, ताकि बगावत का ख्याल कभी उनके दिमाग में न आए। तभी एक आदमी स्कूल में अंडों की टोकरी लेकर आया। न्यू ईयर के मौके पर वो सबको अंडे बांट रहा था। टेल सेक्शन के लोग हैरान थे, क्योंकि अंडे और चिकन जैसे खाने तो सालों पहले खत्म हो चुके थे। लेकिन उस आदमी ने जैसे ही टोकरी नीचे रखी, उसने अंदर से एक मशीन गन निकाल ली और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उसने मेसन के गार्ड्स को आजाद किया और विद्रोही लोगों पर हमला कर दिया। इसी वक्त स्कूल की टीचर ने भी टोकरी के अंदर से गन निकाली और कर्टिस और उसके साथियों पर गोलियां चलाने लगी। इस अचानक हमले में कर्टिस का एक साथी मर गया, लेकिन कर्टिस के दूसरे साथी ने एकदम से चाकू फेंककर टीचर को मार डाला। कर्टिस और उसके साथियों ने सीसीटीवी स्क्रीन्स की तरफ देखा। उनके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि वाटर सेक्शन में फ्रैंको, गार्ड्स का लीडर, ने बाकी विद्रोही लोगों को मार डाला है। उस
उसने गिलियम को भी कैमरा के सामने लाकर गोली मार दी। गिलियम की मौत देखकर कर्टिस का गुस्सा हद से पार हो गया। उसने बिना सोचे मेसन को मार डाला, जिसे वो अब तक कैदी बनाकर चला रहा था। अब कर्टिस, नामगुंग और योना ही बच गए थे। तीनों को अब अकेले ही फर्स्ट क्लास के थ्रू इंजन सेक्शन तक पहुंचना था। जैसे जैसे वो कंपार्टमेंट्स में आगे बढ़ते गए, उन्होंने हॉस्पिटल, टेलर शॉप, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल और लग्जरी बार्स देखे। एक कंपार्टमेंट में अमीर लोग क्रोनॉल ड्रग का नशा करते हुए पार्टी मना रहे थे। यहीं से नामगुंग और योना ने बहुत सारा क्रोनॉल जमा किया, जो बाद में बहुत जरूरी होने वाला था। जब वो लोग इंजन सेक्शन के और करीब पहुंच गए, कर्टिस का गुस्सा और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नामगुंग ने उसे रोका। उसने कर्टिस को शांत करने के लिए अपनी आखिरी सिगरेट दी। उस लम्हे कर्टिस ने अपना सबसे अंधेरा राज बताया, वो राज जो उसने 18 साल तक दिल में दबा रखा था। एक ऐसा दर्द जो उसे लीडर बनना ही नहीं देता था। उसने बताया कि जब धरती जमने लगी थी और हजारों लोग टेल सेक्शन में ठूंसे गए थे, एक पूरा महीना उन्हें न खाना मिला न पानी। भूख ने सबको जानवरों से भी खतरनाक बना दिया था। लोग एक दूसरे को काट कर खाने लगे थे। कर्टिस ने स्वीकार किया कि उसने भी ये किया। एक औरत को मार के उसका बच्चा छीन लिया, जिसे वो खाने वाला था। लेकिन उस वक्त गिलियम ने आकर उसका चाकू छीन लिया और खुद अपना हाथ काट कर लोगों को दे दिया। उस बच्चे का नाम था एडगर, वही एडगर जो कर्टिस का सबसे करीबी दोस्त बन गया था। गिलियम की इस कुर्बानी के बाद कई लोगों ने अपने अंग काट कर दूसरों को दिए ताकि जिंदा रह सकें। कर्टिस ने रोने वाले अंदाज में कहा कि उसे अपने आप से नफरत है, क्योंकि भूख ने उसे इंसान से जानवर बना दिया था। कर्टिस के दिल का दर्द उसकी आंखों से साफ दिख रहा था। नामगुंग ने कर्टिस की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने एक सच बताया। उसका ये मानना था कि इंजन को कब्जा करना बेकार है। उसने कहा कि असली आजादी इंजन को लेने में नहीं, बल्कि ट्रेन से बाहर निकलने में है। नामगुंग ने बताया कि वो क्रोनॉल को नशा के लिए नहीं, बल्कि एक ब्लास्ट बनाने के लिए जमा कर रहा था। ज्यादा मात्रा में क्रोनॉल एक तेज धमाका कर सकता था, जो ट्रेन का बाहर का दरवाजा उड़ा देता। उसने कर्टिस से कहा कि वो हर साल एकटेरिना ब्रिज पर एक प्लेन का मलबा देखता है और हर साल वो थोड़ा और ज्यादा दिखने लगता है। मतलब बर्फ पिघल रही है, धरती धीरे धीरे जिंदा हो रही है और हो सकता है कि ट्रेन के बाहर अब जिंदा रहा जा सकता हो। कर्टिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद क्रोनॉल के नशों ने नामगुंग का दिमाग खराब कर दिया है। तभी एकदम से विल्फर्ड की सेक्रेटरी वहां पहुंची। उसने बिना किसी देरी के नामगुंग को गोली मार दी। नामगुंग जमीन पर गिर गया और सेक्रेटरी ने कर्टिस को इंजन सेक्शन की तरफ चलने को कहा। कर्टिस अब अकेला इंजन तक पहुंचा और वहां विल्फर्ड खुद उसका इंतजार कर रहा था। विल्फर्ड ने बिल्कुल आराम से कर्टिस का स्वागत किया, जैसे वो कोई मेहमान हो। उसने कर्टिस को एक हैरान कर देने वाली बात बताई कि स्नो पियर्सर में होने वाले सारे विद्रोहों के पीछे वही था। सारे मैसेजेस विल्फर्ड ही भेजता था। ये सब सिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने का एक हिस्सा था। ये सुनकर कर्टिस का दिमाग हिल रहा था। विल्फर्ड ने यह भी बताया कि गिलियम भी इस डील का हिस्सा था। ये दोनों मिलकर ही बगावत करवाते थे ताकि ट्रेन की पॉपुलेशन कभी ज्यादा न हो जाए। लेकिन इस बार गिलियम ने प्लान फॉलो नहीं किया, इसलिए उसे मार दिया गया। फिर विल्फर्ड ने कर्टिस को इंजन दिखाया और कहा कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। ट्रेन को संभालने के लिए एक नया लीडर चाहिए और वो चाहता था कि कर्टिस ही उसकी जगह ले। कर्टिस ने विल्फर्ड की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ टूट रहा था। विल्फर्ड ने उसे इंजन की ताकत समझाई। ये एक ऐसा इंजन था जो कभी रुकता नहीं और जिसे कंट्रोल करने वाला इंसान पूरी ट्रेन का मालिक बन जाता है। तभी कर्टिस ने इंजन के नीचे एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने नीचे झांका। छोटा टिमी इंजन के अंदर मशीन के गियर्स के बीच काम कर रहा था। ये देखकर कर्टिस का दिमाग गर्म हो गया। उसने गुस्से में अपना हाथ गियर्स के बीच डाल दिया ताकि मशीन रुक जाए और टिमी को बाहर निकाला जा सके। मशीन का दबाव उसके हाथ को कुचल रहा था, पर कर्टिस ने दर्द बर्दाश्त किया और टिमी को बाहर निकालकर गले लगा लिया। इस दौरान योना ने ऊपर से इंजन रूम का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गई। उसने रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने एंड्रू के बेटे एंडी को भी वहां काम करते देखा था। योना और कर्टिस ने मिलकर एंडी को भी बाहर निकाला। इंजन का सिस्टम हिल गया था और विल्फर्ड को अब समझ आ गया था कि कर्टिस उसकी जगह नहीं लेने वाला। तभी बाहर से एक जोर का धमाका हुआ। नामगुंग ने क्रोनॉल का यूज करके बाहर के दरवाजे को उड़ा दिया था। पूरे ट्रेन का एक हिस्सा हिल गया और स्नो स्टॉर्म की हवा अंदर घुसने लगी। धमाके की वजह से पूरा इंजन सेक्शन उड़ास हो गया। लोग इधर उधर गिरने लगे और सब कुछ तबाह होता चला गया। कर्टिस और नामगुंग ने आखिरी सांस तक दोनों बच्चों को बचाने का फैसला किया। एक बेहद जोर का ब्लास्ट हुआ। पूरी ट्रेन पट्टियों से उतरकर बर्फ में उलट गई। सब कंपार्टमेंट्स टूट गए, लोग मर गए और स्नो पियर्सर का सफर वहीं खत्म हो गया। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ, योना और छोटा टिमी बर्फ के नीचे से बाहर निकले। वो जिंदा थे। योना ने आसपास देखा, हवा सांस में ली और पता चला कि बाहर का मौसम इंसान के जिंदा रहने लायक हो चुका है। ठंड थी, पर मौत जैसी नहीं। दूर उन्होंने एक सफेद पोलर बेयर को देखा। पोलर बेयर को देखकर पता चला कि धरती अब पूरी तरह मौत का घर नहीं रही। योना और टिमी अब इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए तैयार थे। ये थी स्नो पियर्सर की कहानी।